रखा। ये योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों की पूलिंग के आधार पर संचालित होगी। सभी आवेदकों को 100 करोड़ तक की गारंटी का कवर देने के लिए एक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि ऋण लेने वाले को एक तत्काल गारंटी शुल्क और घटती ऋण शेष राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा। एमएसएमई में ऋण के लिए नया आकलन मॉडल विकसित करेंगे पीएसबी। एक नए स्वतंत्र और इन हाउस तंत्र के द्वारा एमएसएमई को ऋण सुलभ बनाने के लिए वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन के लिए इन हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे। एमएसएमई सेक्टर के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन मॉडल विकसित करने और उसके विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इससे परिसंपत्ति और कारोबार मानदंडों पर ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। इसमें बिना किसी औपचारिक लिखापढ़ी के एमएसएमई सेक्टर कवर होगा। सरकार संवर्धित निधि से संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता का भी प्रस्ताव है। नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एसएमए स्तर में होने पर एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए स्तर पर जाने से बचने के लिए ऋण की जरूरत होगी। सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में मदद की जाएगी। सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया। वित्त मंत्री ने ऐसे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। एमएसएमई सेक्टर में व्यापारियों को कार्यशील पूंजी बढ़ाने की सहूलियत देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जरूरी तौर पर शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ करने का प्रस्ताव किया। इस प्रयास से 7,000 अन्य कंपनियां भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी, जो कि आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल हैं। आसान और प्रत्यक्ष ऋण सुलभ बनाने के लिए एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएं। सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने के उद्देश्य से अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलेगी और उन्हें सीधे ऋण उपलब्ध कराएगी। इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएं खोली जाएंगी। इसके साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों से 168 क्लस्टरों तक किया जाएगा। फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए नई एमएसएमई इकाइयां खोले जाने का प्रस्ताव। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। NABL से मान्यता प्राप्त 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। अब इन 4 तरीकों से समझेंगे कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर को क्या मिला। केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा मिला, आसान ऋण और व्यापक बाजार तक पहुंच कैसे बढ़ेगी, विनिर्माण एमएसएमई के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना का क्या प्रस्ताव है, जिससे कि बिना किसी थर्ड पार्टी की गारंटी के उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए सावधि ऋण सुरक्षित हो सकेगा। जिन 4 तरीकों से हम एमएसएमई सेक्टर के बजट को समझेंगे, उसमें नंबर 1 पर है डायरेक्ट अनाउंसमेंट फॉर एमएसएमई, दूसरे नंबर पर है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टू एमएसएमई, इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े इन चारों पहलुओं को हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से और जानेंगे कि किस तरह से इस बार का बजट उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी मददगार होगा। भारत अगले 30-35 वर्ष लगातार ग्रोथ करे और वो भी 8-9% की ग्रोथ करे।
पर जब ये ग्रोथ होती है और हम एक विकसित भारत की तरफ चलते हैं तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना ज़रूरी है जी। और एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ता है जबकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं, जब हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं और नए क्षेत्रों में बढ़ावत करते हैं। तो ये जो बजट है एक बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिक बजट है। ये एक रोड मैप देता है अगले 30-35 वर्षों की ग्रोथ का, और ये बजट एक मैक्रो इकोनॉमी को कहता है कि आप ग्रोथ करिएगा पर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में पिछले 10 वर्षों में काफी हद तक गरीबी दूर हुई है और हम तेजी से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में वर्कफोर्स को स्किल करने पर विशेष जोर दिया गया है। कोई भी बजट रोजगार बढ़ाने वाला तभी हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अच्छा निवेश किया जाए। लिहाजा सरकार ये प्रयास करती है कि बजट प्रोग्रेसिव साबित हो पर महंगाई ना बढ़े। भारत में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को निर्यात, रोजगार, नवोन्मेष और उद्यमिता से समझा जा सकता है, जिससे कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में भारत में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी योजनाएं और नीतियां लागू की गईं, जिसमें फर्स्ट यानी फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स एंड ट्रेडर्स की शुरुआत की घोषणा की गई। ये कार्यक्रम सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जुड़ा हुआ है और एमएसएमई को आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के अवसरों के बारे में शिक्षित और सूचित करता है। इसके साथ ही एमएसएमई नवाचार योजना है, जो कि भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2022 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एमएसएमई नए विचारों और डिजाइनों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदनों की लागत की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं। ये कार्यक्रम एमएसएमई को नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन प्रदान करता है। इसके साथ ही CGTMSE यानी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड योजना नए व्यवसायों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। CLCSS यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम खादी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसएमई को पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी इन व्यवसायों को तकनीकी नवाचार और उन्नयन प्राप्त करने के लिए अनुमति देती है। एस्पायर या फिर नवप्रवर्तन ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना है, जो कि उन्नत प्रौद्योगिकी नेटवर्क स्थापित करके ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और अभी हमें आगे बढ़ाना है और ये जो अभी हमारा 30% का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा और उस दिशा में काफ़ी ये बजट हमें प्रेरणा भी देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और ये हमारा 30% का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये कंट्रीब्यूशन 40% तक पहुँचना चाहिए और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेजर इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव भी इस बजट में अनाउंस किए गए हैं, जो EPFO से लिंक है। तो उसमें 3 स्कीम अनाउंस की हैं। तो मुझे लगता है कि इन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव से जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो MSMEs हैं, वो काफ़ी एनकरेज होंगे और एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर है बहुत तेज गति से मुझे लगता है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में शायद बहुत अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी विद द इनिशिएटिव बीइंग टेकन इन दिस प्रोजेक्ट। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि एमएसएमई सेक्टर में भारत में पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, साथ ही निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर से जुड़े व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकें। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार के बजट में भी एमएसएमई सेक्टर का विशेष ध्यान रखा गया। सरकार हर साल बजट इस बात को ध्यान में रखकर लाती है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ ही जन कल्याण से जुड़ा हो, और ये तभी संभव है जब हर हाथ काम हो। इस मकसद में कामयाब होने के लिए बजट देने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर से भी बहुत अपेक्षाएं की जाती हैं। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।